Hello student, today I am going to solve NIS 331 Sociology question paper of November-December 2021. This question paper consists of 29 questions. Maximum marks is 100 and passing marks is 30. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory from section A. Attempt only one option from section B. See link at description for February 2021 solved question paper of Sociology. Section A 1. In which year the Dowry Prohibition Act was implemented? 1961. दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1961. 2. नेम द फॉलोअर्स ऑफ जुदाइज्म. यहूदी धर्म के अनुयायियों के नाम लिखिए. ज्यूज यहूदी. 3. व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी? जनांकीकी से आप क्या समझते हैं? डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, देयर साइज, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस स्पेस. जनसंख्याकी मानव आबादी का उनके आकार, संरचना और स्थान में वितरण का अध्ययन है. 4. विच ईयर एंड प्लेस द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया? भारत में समाजशास्त्र के पूर्ण विभाग के रूप में कब तथा कहाँ अस्तित्व में आया? बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बम्बई विश्वविद्यालय, 1919 1919. 5. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मैरिजेज? दो प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं? मोनोगैमी, पॉलीगैमी. एक विवाह, बहुविवाह. 6. एक्सप्लेन द टर्म जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. किशोर अपराधी पद की व्याख्या कीजिए. जुवेनियल डेलिक्वेंसी इज अ सोशल पैथोलॉजिकल बिहेवियर इन विच अ चाइल्ड कमिट क्राइम्स. इट इज़ अ सोशल डिजीज विच क्रिएट सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी. किशोर अपराध एक विकृति सामाजिक आचरण है जिसमें कोई बच्चा अपराध करता है. यह एक सामाजिक रोग है जो सामाजिक विघटन को जन्म देता है. 7. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म सिख. हाउ मेनी गुरुज डू दे रिकॉग्नाइज. सिख पद के अर्थ की व्याख्या कीजिए. वह कितने गुरुओं को मानते हैं? द वर्ड सिख इज डिराइव्ड फ्रॉम द पाली वर्ड शिक्षा एंड द संस्कृत वर्ड शिष्या. बोथ दिस वर्ड मीन्स डिसाइपल. 6 आर द डिसाइपल्स ऑफ 10 गुरुज. सिख शब्द की उत्पत्ति पाली भाषा के शब्द सिख और संस्कृत शब्द शिष्य से है. इन शब्दों का मतलब है शिष्य. सिख 10 गुरुओं के शिष्य हैं. 8. व्हाट इज डाउरी? दहेज क्या है? A dowry is a payment such as property or money paid by the bride's family to the groom or his family at the time of marriage. दहेज एक भुगतान है जैसे कि संपत्ति या धन जो दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे या उसके परिवार को शादी के समय दिया जाता है. 9. नेम द टू ग्रुप्स विद इन जैनिज्म. जैन धर्म के दो भागों के नाम लिखिए. दिगंबर, श्वेतांबर. 10. एक्सप्लेन एसिमिलेशन. आत्मसात्करण की व्याख्या कीजिए. Assimilation means that a person or group has acquired the values of another group to such an extent that it loses its identity. Assimilation is a process where close contact of persons of dissimilar cultures always result in fusion of cultural traits, although borrowing may not be so pronounced in one direction as in the case of the other. आत्मसात्करण का यह अर्थ होता है कि एक व्यक्ति अथवा समुदाय ने दूसरे व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन मूल्यों को इस सीमा तक ग्रहण कर लिया हो कि उसकी अपनी पहचान विलीन हो गई हो. आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असमान संस्कृतियों वाले व्यक्तियों का निकट संपर्क सर्वदा सांस्कृतिक तत्वों के सम्मिलन में प्रतिफलित होता है. हालांकि दूसरों की तरह आदान या ग्रहण करना एक ही दिशा में इस प्रकार घोषित नहीं किया जा सकता. 11. डिफाइन सोशल पोजीशन. सामाजिक स्थिति की परिभाषा दीजिए. सोशल पोजीशन. सोशल आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअल हैज़ इन अ गिवन ग्रुप और सोसाइटी. सोशल पोजीशंस में वेरी इन नेचर सच एज दोज एसोसिएटेड विथ जेंडर रोल्स और मे बी मच मोर स्पेसिफिक एज इन द केस ऑफ ऑक्यूपेशनल पोजीशंस. सामाजिक स्थान. एक व्यक्ति की एक समुदाय अथवा समाज विशेष में अपनी एक सामाजिक पहचान होती है. सामाजिक स्थान प्रकृति से भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे कि वे लैंगिक भूमिकाओं से उनका संबंध होना, अथवा प्रचुर मात्रा में अधिकार विशिष्ट हो सकती है, जैसा कि लोगों के व्यावसायिक स्थितियों के मामले में होता है. 12. एक्सप्लेन द टर्म इथिक. नैतिक पद की व्याख्या कीजिए. 1. The word ethic is defined as moral principle that govern or influence a person's behavior.
2. Ethic is a benchmark of human behavior. 3. The conduct of human being is influenced either by the emotions or the actions people perform in different situations. 4. The coordination of action and emotions generates ethics. 1. नैतिकता शब्द को नैतिक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित या प्रभावित करता है। 2. नैतिकता मानव व्यवहार का मानदंड है। 3. मनुष्य का आचरण या तो भावनाओं से प्रभावित होता है या विभिन्न परिस्थितियों में लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से। 4. क्रिया और भावनाओं का समन्वय नैतिकता उत्पन्न करता है। 13. एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़। मूल्य के महत्व की व्याख्या कीजिए। 1. The values provide stability in group interaction. They hold the society together because they are shared in common. Since they are shared, the members of a society are likely to see others as people like themselves. 2. Value bring legitimacy to the rule that govern specific activities. The rules are accepted and followed because they embody the values. 3. Values help to bring about some kind of adjustment between different set of rules. For example, if India cherishes the value of equality, then they will have to modify the rule governing the interpersonal relationship between husband and wife and man and woman and between caste. मूल्यों का महत्व। 1. मूल समूह अंत क्रिया में स्थिरता प्रदान करते हैं। वे समाज को एक साथ रखते हैं क्योंकि वे समान रूप से साझा किए जाते हैं। चूँकि वे साझा किए जाते हैं, एक समाज के सदस्य दूसरों को अपने जैसे लोग के रूप में देखने की संभावना रखते हैं। 2. मूल्य उन नियमों को वैधता प्रदान करते हैं जो विशिष्ट गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। नियमों को स्वीकार किया जाता है और उनका पालन किया जाता है क्योंकि वे मूल्यों को मूर्त रूप देते हैं। 3. मूल्य नियमों के विभिन्न सेटों के बीच किसी प्रकार का समायोजन लाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि भारत समानता के मूल्य को समझौता है तो उन्हें पति और पत्नी या पुरुष और महिला के बीच और जातियों के बीच पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों को संशोधित करना होगा। 14. राइट द 4 फॉर्म्स ऑफ मुस्लिम मैरिजेज। मुस्लिम विवाह के 4 स्वरूपों के बारे में लिखिए। देयर आर 4 फॉर्म ऑफ मुस्लिम मैरिज। ए. निकाह और शाही निकाह। द मैरिज which conforms to the rules of marriage as laid down in the Quran, the holy book of Muslims, is termed as regular marriage or nikah or shahi nikah. B. Fasid. The marriage which fails to conform to a few conditions initially is called irregular marriage or fasid. The irregularity can later be removed and it can be converted into shahi nikah. C. Mutta. Muslims also have a system of temporary marriage and it is called mutta. This type of marriage contract is valid for a fixed period of time and after the expiry of this period, marital relation is automatically dissolved. However, the children born out of this temporary union are given a share in the father's property. D. Batil. Batil is that form of mating which cannot be regularized because it violates certain basic principles of मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम विवाह के 4 रूप हैं। 1. निकाह। मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान में निर्धारित विवाह के नियमों के अनुरूप विवाह को नियमित विवाह या निकाह या सही निकाह कहा जाता है। ख. फासिद। वह विवाह जो प्रारंभ में कुछ शर्तों को पूरे करने में विफल रहता है अनियमित विवाह या फासिद कहलाता है। अनियमितता को बाद में दूर किया जा सकता है और इसे सही निकाह में बदला जा सकता है। ग. मुत्ता। मुसलमानों में भी अस्थायी विवाह की व्यवस्था है और इसे मुत्ता कहते हैं। इस प्रकार का विवाह अनुबंध एवं निश्चित अवधि के लिए वैध होता है और इस अवधि की समाप्ति के बाद वैवाहिक संबंध स्वतः भंग हो जाता है। हालांकि इस अस्थायी मिलन से पैदा हुए बच्चों को पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया जाता है। ख. बातिल। बातिल संभोग का वह रूप है जिसे नियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मुस्लिम विवाह के कुछ बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। 15. एक्सप्लेन द मेन थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 1. Evolutionary theory. Societies goes through series of stages based on increasing complexity towards higher and more advanced and developed state of existence. This theory favors a notion that each new stage of development is more advanced than the one before. 2. Cyclical theory. This theory is founded on the belief that society have predetermined life cycle of birth, growth, maturity and decline. 3. Functional theory. According to this theory, societies change but they also tend to move towards equilibrium. 4. Conflict theory. According to this theory, every pattern of action, belief and interaction tends to generate an opposing reaction. 1.
क्रमिक विकास का सिद्धांत समाज अस्तित्व की उच्चतर और अधिक उन्नत और विकसित अवस्था की ओर बढ़ती जटिलता के आधार पर चरणों की श्रृंखला से गुजरता है। यह सिद्धांत इस धारणा का समर्थन करता है कि विकास का प्रत्येक नया चरण पहले की तुलना में अधिक उन्नत है। 2. चक्रीय सिद्धांत। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि समाज में जन्म, वृद्धि, परिपक्वता और गिरावट का जीवन चक्र पूर्व निर्धारित होता है। 3. कार्यात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाज बदलते हैं लेकिन वे भी संतुलन की ओर बढ़ते हैं। 4. संघर्ष सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्रिया, विश्वास और अंतःक्रिया का प्रत्येक पैटर्न एक विरोधी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। 16. व्हाट आर द 4 नोबल ट्रूथ ऑफ द बुद्धिस्ट। बौद्ध धर्म के 4 महान सत्य कौन से हैं? लाइफ इज सफरिंग, द कॉज ऑफ सफरिंग रेस्ट इन डिजायर, तृष्णा, लोभा, द इमोशंस ऑफ अटैचमेंट, मोहा, एंड इग्नोरेंस, अविद्या, as the desired cause jealousy, anger and hatred, thus yielding sorrow. Their elimination is a necessary condition for salvation. Therefore one should follow the path leading to the state of desirelessness, because it is the only way to happiness, sukh, which is liberation. मनुष्य के दुख का कारण उसकी तृष्णा एवं लोभ है। इसी के साथ मनुष्य का मोह और अविद्या है। जीवन दुख का कारण है। इच्छाएं मनुष्य में ईर्ष्या या क्रोध के कारण पैदा होती हैं और इसे दुख पैदा होता है। इन इच्छाओं को समाप्त करना मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यक शर्त है। इसलिए मनुष्य को उस रास्ते पर चलना चाहिए जो इच्छाएं पैदा न करें। इसका कारण यह है कि यही सुख का एकमात्र रास्ता है जिसे हम मुक्ति कहते हैं। 17. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल मोज़ाइक। सांस्कृतिक मोज़ाइक की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। Cultural mosaic is the mix of ethnic groups, languages, and cultures that coexist within society. The idea of a cultural mosaic is intended to suggest a form of multiculturalism, different from other systems such as the melting pot, which is often used to describe the United States' supposed ideal of assimilation. Assimilation means that a person or group has acquired the value another group to such an extent that it loses its identity. Assimilation is a process where close contact of persons of dissimilar cultures always result in fusion of cultural traits, although borrowing may not be so pronounced in one direction as in the case of the other. सांस्कृतिक मोज़ाइक जाति समूहों, भाषाओं और संस्कृतियों का मिश्रण है जो समाज के भीतर सह अस्तित्व में है। एक सांस्कृतिक मोज़ाइक के विचार का उद्देश्य बहुसंस्कृतिवाद के रूप का सुझाव देना है जो अन्य प्राणियों जैसे पिघलने वाले बर्तन से अलग है, जिसका उपयोग अक्सर संयुक्त राज्य के आत्मसात के आदर्श का वर्णन करने के लिए किया जाता है। एसिमिलेशन का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह ने मूल्यों को हासिल कर लिया है दूसरे समूह को ऐसी बाहरी व्यक्ति के लिए कि वह अपनी पहचान खो देता है। आत्मशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों के निकट संपर्क के परिणामस्वरूप हमेशा सांस्कृतिक लक्षणों का मेल होता है, हालांकि उधार एक दिशा में उतना स्पष्ट नहीं हो सकता जितना कि दूसरे के मामले में। 18. व्हाट इज़ पुश एंड पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। प्रवास में खींचे जाने तथा धकेलने वाले कारक क्या होते हैं? पुश फैक्टर्स। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू मूव टू सिटीज़ बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, रिलीजियस, पॉलिटिकल परसिक्यूशन, स्लेवरी, बॉन्डेड लेबर, लैक ऑफ फूड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नेचुरल हैजार्ड एंड क्लाइमेट चेंज, फ्रेगमेंटेशन ऑफ फैमिली ऑन लैंड। पुल फैक्टर। विलेजर्स गेट अट्रैक्ट टू सिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, बेटर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लाइफ स्टाइल, continuous trade and economic expansion, territorial expansion. धकेलना कारक। अधिक जनसंख्या, धार्मिक राजनीतिक उत्पीड़न, दास्ता, बंधुआ मजदूरी, भोजन की कमी, नस्लीय भेदभाव, प्राकृतिक खतरों और जलवायु परिवर्तन, परिवार के स्वामित्व वाली भूमि के विखंडन के कारण ग्रामीणों को शहर में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। खींचना कारक। रोजगार, बेहतर और अधिक अवसरों, बेहतर जीवन शैली, निरंतर व्यापार और आर्थिक विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार के लिए ग्रामीण शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। 19. व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द ओबीसीज। अन्य पिछड़े वर्ग की मुख्य समस्याएं क्या हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ द ओबीसीज। 1. लेक ऑफ इंटरैक्शन। 2. डिपेंडेंसी ऑन हायर कास्ट। 3. प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपिंग। 4. indebtedness. 5. हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। 1. अंतःक्रिया का अभाव। 2. उच्च जातियों पर निर्भरता। 3. बटाईदारी की समस्या। 4. ऋणग्रस्तता। 5. स्वास्थ्य और पोषण।
20. ब्रीफली हाईलाइट द कम्युनिटी लाइफ इन इंडिया। भारत में सामुदायिक जीवन को संक्षेप में सुस्पष्ट कीजिए। कम्युनिटी लाइफ इन इंडिया। 1. एग्रीकल्चर बेस ऑफ इकोनॉमी। 2. पीस एंड सिंप्लिसिटी। 3. ट्रेडिशन एंड कस्टम बाउंड कंडक्ट। 4. पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। 5. ट्रेडिशनल पंचायती स्ट्रक्चर्स। 6. कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंटरडिपेंडेंस। भारत में सामाजिक जीवन। 1. कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। 2. शांति, सहजता और सरलता। 3. परंपरा और प्रथाबद्ध आचरण। 4. गरीबी और निरक्षरता। 5. पारंपरिक पंचायती संरचनाएं। 6. जाति आधारित श्रम विभाजन और अंतर्निर्भरता। फरवरी 2021 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 21. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 1. Competition is impersonal struggle. Competition is never personalized. According to some sociologists, competition refers to interaction without social contact. It is usually not directed against any individual or group in particular. 2. Competition is mainly an unconscious activity, but at times conscious competition also take place. Whenever the competition shift their interest from the object of competition to the other competitor, it is called rivalry or personal competition. Personal competition or rivalry is a conscious activity. 3. Competition is universal. No society is devoid of competition. However, the magnitude and the degree of competition might vary from society to society. Competition is found in all known human society and culture. 4. Competition is regarded as conducive to progress. Fair competition is conducive to economics as well as social progress and even to general welfare because it spurs individuals and groups to exert their best effort. Its obvious connection with what is called progress has led some sociologists to regard it is the essential feature of modern civilization. Competition provides the individuals better opportunity to satisfy their desire for new experiences and recognitions. 5. At times, competition can be vicious both for individual and group. It may create emotional disturbance. Unfair competition has the most disintegrating effect. Both cooperation and competition constitute the underlying essence of most of the social interaction in everyday life. No society is exclusively competitive or exclusively cooperative. 6. Competition refers to both associative and dissociative dimensions of social process. 1. प्रतिस्पर्धा एक अव्यक्तित्व संघर्ष है। प्रतिस्पर्धा कभी व्यक्तित्व या निजी नहीं होती। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार प्रतिस्पर्धा सामाजिक संपर्क के बिना अंतर्क्रियाओं से संबंधित हो जाती है। यह प्रत्यक्ष रूप में किसी व्यक्ति या मानव समूह के प्रति प्रायः निर्देशित नहीं होती, अर्थात इसका किसी व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं होता। 2. प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से एक अचेतन क्रिया है, पर समय समय पर सचेतन प्रतिस्पर्धा भी घटित हो उठती है। जब कभी प्रतिस्पर्धाएं प्रतिस्पर्धियों विषयों से अन्य प्रतिस्पर्धाओं की ओर अपनी रुचि बदल लेती है तो यह प्रतिद्वंदिता या व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा बन जाती है। व्यक्तिगत स्पर्धा या प्रतिद्वंदिता एक सचेतन क्रिया होती है। 3. प्रतिस्पर्धा सार्वभौमिक होती है। कोई भी समाज में प्रतिस्पर्धा रहित नहीं होता, फिर भी प्रतिस्पर्धा का परिमाण और मात्रा विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है। सभी ज्ञात मानव समाजों तथा संस्कृतियों में प्रतिस्पर्धा मिलती है। 4. प्रतिस्पर्धा उन्नति के प्रेरक समझी जाती है। उचित प्रतिस्पर्धा आर्थिक के साथ साथ सामाजिक प्रगति की भी प्रेरक होती है, यहाँ तक कि यह सामान्य कल्याण के लिए भी प्रेरक है, क्योंकि यह व्यक्तियों और समूहों को अच्छे से अच्छा प्रयास करने हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। इसलिए कुछ समाजशास्त्रियों ने प्रतिस्पर्धा को आधुनिक सभ्यता का आवश्यक लक्षण माना है। प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों को नए अनुभव और पहचान बनाने की उनकी अभिलाषा को संतुष्ट कर सकने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करती है। 5. कभी कभी प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों और समूहों दोनों के लिए दोषपूर्ण हो सकती है। यह भावनात्मक अशांति पैदा कर सकती है। अनुचित प्रतिस्पर्धा के प्रभाव सर्वाधिक बिखरावपूर्ण हो सकते हैं। संयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों दैनिक जीवन में सबसे अधिक सामाजिक अंतर्क्रियाओं को रेखांकित करने वाले तत्वों निर्मित करते हैं। कोई भी समाज न तो अन्याय रूप से प्रतिस्पर्धी होता है और न अन्याय रूप से सहयोगी हो ही। 6. प्रतिस्पर्धा सहयोगी एवं असहयोगी दोनों प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित होती है। 22. एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ फैमिली। विभिन्न प्रकार के परिवारों की व्याख्या कीजिए। बेस्ड अपॉन सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर फैमिली कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो।
1. Residence. Depending on the place of residence of newly wedded husband and wife, the family are of following three types. A. Patrilocal family. When the newly married wife leaves her parents' house and goes to resides with her husband's parent in their house, such family are known as patrilocal family. B. Matrilocal family. When the married couple reside in the wife's parental residence, then such families are known as matrilocal family. C. Neolocal family. When a newly married couple sets upon a new home independent from either of the parents, then such family are known as neolocal families. 2. Authority. Families are of two types seen from the point of view of authority. These are: A. Patriarchal family. The family in which father is the formal head and the ruling power in the family is called patriarchal family. B. Matriarchal family. The family in which the mother is the central figure and her authority is supreme is called matriarchal family. 3. Size. Family is divided into two types on the basis of size. A. Nuclear family. It is made up of a husband, wife and their unmarried children. This type of family is small in size. In urban area, nuclear family is more popular. B. Joint extended family. It is composed of blood and marital relatives of three or more generations who identify themselves as member of a particular family. 1. आवास. नवविवाहित पति और पत्नी के निवास स्थान को लेकर परिवार तीन प्रकार हैं. अ. पैतृक स्थानिक परिवार. जब नवविवाहित पत्नी अपने पति के घर को छोड़कर पति के माता पिता के घर जाती है तो ऐसे परिवारों को पितृ स्थानिक परिवार कहा जाता है. ब. मातृ स्थानिक परिवार. जब विवाहित जोड़ा पत्नी की माता के घर पर निवास करता है तब इसे मातृ स्थानिक परिवार कहते हैं. स. नव स्थानिक परिवार. जब कोई नव विवाहित दंपत्ति किसी नए घर को बनाता है और जो माता या पिता से पृथक परिवार बनाता है तब ऐसे परिवार को नव स्थानिक परिवार कहते हैं. 2. प्राधिकार. प्राधिकार की दृष्टि से परिवार दो प्रकार के होते हैं. ये हैं: अ. पितृसत्तात्मक परिवार. ऐसे परिवार जिनमें पिता औपचारिक मुखिया होता है और परिवार में प्रशासनात्मक शक्ति पिता के पास होती है, पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं. ब. मातृसत्तात्मक परिवार. वह परिवार जिसमें माँ का स्थान केंद्रीय होता है और उसका प्राधिकार सबसे ऊपर होता है, मातृसत्तात्मक परिवार कहलाता है. 3. आकार. आकार के आधार परिवार को दो भागों में बांटा जाता है. अ. एकाकी परिवार. एकाकी परिवार. इस परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं. ऐसे परिवार का आकार छोटा होता है. ब. संयुक्त विस्तृत परिवार. यह परिवार रक्त और वैवाहिक संबंधियों का होता है. इसमें एक से अधिक पीढ़ियाँ होती हैं. 23. Why drug addiction is mentioned as having evil effect on society? ड्रग व्यसनी को समाज पर दुष्ट प्रभाव डालने वाला क्यों माना जाता है? Drug addiction is harmful in many ways. It make a person mentally weak. It also lead to premature death. It is responsible for personality, family and social disorganization. It also creates problem related to administration. There has also been a close relation between drug addiction and crime. Drug addicted people commit crimes like suicide, quarrel, sex crime and murder etc. Drug addiction is prevalent in rural as well as in urban area. In rural area, number of youth are addicted to tobacco, gaza, bhang, cigarette and toddy etc. In urban area, youth are addicted to charas, opium, heroin, morphine, hashish, smash, mandrax and LSD. Besides cigarette, tobacco, gaza and bhang, the youth of our country start taking drugs for fashion, in bad company, to remove despair and feel pleasure. They also start drug addiction to face poverty and employment. They are also attracted towards drug addiction to see modern drug addiction in TV and cinema. Youth of poor as well as rich family background are involved in it. Illiterate as well as literate youth are addiction to it. Nowadays, young girls have also come under it एडिक्शन. ड्रग का व्यसन कई रूपों में हानिकारक है. यह व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर बना देता है. इससे असमय ही मृत्यु हो जाती है. यह व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक विघटन का कारण है. यह प्रशासन के लिए समस्या उत्पन्न कर देता है. ड्रग व्यसन एवं अपराध का भी निकट संबंध है. ड्रग व्यसनी व्यक्ति अनेक अपराधों जैसे आत्महत्या, लड़ाई झगड़ा, यौन हिंसा तथा हत्या इत्यादि में लिप्त पाए जाते हैं. ड्रग व्यसन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों में प्रचलित है. ग्रामीण इलाकों में काफ़ी युवा तंबाकू, गांजा, भांग, सिगरेट तथा ताड़ी आदि पीते हैं.
शहरी क्षेत्र में युवा वर्ग चरस, अफीम, हीरोइन, मॉर्फिन, हशीश, स्मैक, मैड्रेक्स तथा सिटी का आदी है। हमारे देश में युवा वर्ग ड्रग व्यसन की शुरुआत फैशन के लिए, गलत संगति में हताशा मिटाने के लिए अथवा आनंद प्राप्त करने के लिए करता है। गरीबी तथा बेरोजगारी के प्रभाव स्वरूप भी वह ड्रग व्यसन पर आराम कर देता है। टीवी अथवा सिनेमा में देखकर भी वह आधुनिक ड्रग व्यसन की ओर आकर्षित हो जाते हैं। गरीब तथा अमीर दोनों पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग इसमें शामिल हैं। अशिक्षित के अलावा शिक्षित युवा भी इस व्यसन का शिकार हैं। आजकल युवा महिलाएं भी इस व्यसन का शिकार हो गई हैं। 24. हाईलाइट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब। अनुसूचित जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को सुस्पष्ट कीजिए। 1. Problems related to forest. In the forest, Estes lived, enjoyed hunting, gathering, and shifting cultivation and artifacts made from forest material. But forest policies and regulations have snatched away traditional rights of Estes over forest. Due to this, economic activities of tribals have been affected adversely. 2. Problem of agriculture. Agricultural lands of tribal are located near the forest. There is no assured means of irrigation, so cultivation crops is negligible. In this way, agriculture does not provide them employment and sufficient food for the family round the year. 3. Land alienation. The tribal lands have been acquired for road, railways, office, colonies, market, hospital, post office, etc. Marriage of tribal girls with non-tribal also resulted in land alienation. Rich tribals are also purchasing the land of poor tribals. In this way, land alienation has resulted in landlessness among tribals. 4. Indebtedness and bonded labor. Earning daily wages are only a mean through which a good number of tribal families are surviving today. As laborers, they do not get work round the year and the payment is neither regular nor proper. As a result, a majority of them take loan from the Mahajan at a high rate of interest. When they express inability to repay their loan and interest, they are made to repay it by working as bonded labor at nominal wages. 5. Problem of health and nutrition. Ban on hunting and gathering coupled with the depletion of forest has resulted in malnutrition and undernourishment. The income of majority of tribal family is not enough to feed family members properly. 6. Lack of communication. The tribals live in remote areas, hence one has to face a great problem in commuting. It takes much time for news related to welfare and development to reach them. As a result, they are not conscious of their rights and ignorant of a number of development programs. 1. जंगल से जुड़ी समस्याएं. जंगल में जहां आदिवासी पहले रहते थे वे शिकार करते थे, कारीगरी के काम करते थे. वहां आज आदिवासी जंगल से कुछ बना नहीं सकते. आज जंगल में कई आदिवासी रहते हैं परंतु वे जंगल की लकड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते. जंगल में वे आर्थिक गतिविधियां भी नहीं कर सकते. 2. कृषि की समस्या. आदिवासियों की कृषि भूमि जंगल में पाई जाती है. वे जिस भूमि में खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पहाड़ी ज़मीन होती है. पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई की निश्चित सुविधा नहीं होती. इस भांति कृषि कार्य लोगों को पूरे वर्ष के लिए रोजगार नहीं देता. परिणाम स्वरूप आदिवासियों को साल भर कृषि द्वारा पैदाइश नहीं मिलती. 3. भूमि अलगाव. आदिवासियों की भूमि को रेल, आवासीय बस्तियां, बाजार, अस्पताल आदि के लिए लिया जाता रहा है. बाहरी लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन को जब चाहा तब खरीदा है. इस भांति आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों के हाथों में चले गए. 4. ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी. दिहाड़ी की रकम से ही आदिवासी परिवार अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन एक मजदूर की हैसियत से उन्हें साल भर रोजगार नहीं मिलता. परिणाम स्वरूप वे अपना जीवन यापन ठीक तरह से नहीं कर पाते. उन्हें महाजन से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है. जब ये आदिवासी ऋण चुकाने में असफल रहते हैं तब वे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं. 5. स्वास्थ्य और पोषण की समस्या. जब अनुसूचित जातियों को शिकार और पोषण नहीं मिलता वे परिवार के सदस्यों के साथ ठीक तरह से नहीं रह पाते. ऐसी अवस्था में ये आदिवासी भूखमरी की अवस्था में पहुंच जाते हैं. जिस पर्यावरण में वे रहते हैं वह भी अस्वस्थप्रद है. इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. यहाँ के लोग अपनी बीमारी को दूर करने के लिए ओझाओं की सहायता लेते हैं. पर्याप्त धन के अभाव में वे अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा पाते. 6. संचार का अभाव. आदिवासी दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए सबसे बड़ी समस्या अपनी बात दूर तक पहुंचाने की है. आदिवासियों के स्वयं के कल्याण की जानकारी उन्हें नहीं होती. वे इस बात से अपरिचित रहते हैं कि उनके लिए कौन से कार्यक्रम लाभदायक हैं. सेक्शन बी, ऑप्शन 1. 25. When was the National Commission for Women Act passed? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित किया गया? 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1992. 26. Name the two well-known women scholar of ancient India. प्राचीन भारत के 2 प्रतिष्ठित विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए. सीता और द्रौपदी. 27.
What do you mean by the female headed household? महिला मुखिया घर से आप क्या समझते हैं? Household surviving on the earning of women only. महिलाओं की कमाई से ही घर का गुजारा होता है। 28. Mention the 4 types of behavior as sexual harassment at workplace. कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित 4 प्रकार के व्यवहारों का उल्लेख कीजिए। Physical contact are advancing in such a manner as to suggest sexual contact. Coercion or request for sexual favor. Use of sexist language. Displaying pornographic literature. Any physical or oral act which includes unwanted sexual elements. शारीरिक संपर्क और यौन आचरण हेतु कुछ सुझाव देना, धमकाना अथवा यौन संबंधों के लिए अनुग्रह करना, यौन संबंधी भाषा का प्रयोग करना, अश्लील साहित्य का प्रदर्शन करना, कोई भी ऐसा शारीरिक और मौखिक कार्य जिसके अंतर्गत अनचाहे यौन संबंधी तत्व या तथ्य शामिल हों। 29. एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द 3 मेजर पीरियड्स. 3 प्रमुख कालखंडों के दौरान महिलाओं की परिस्थिति की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। 1. Ancient period. During the early Vedic period, women enjoyed a relatively higher status. They could receive education and choose their marital partners. Evil practices such as sati, child marriage, or ban on widow marriage did not exist. During the period of Jainism and Buddhism, women were treated with far greater respect than they were during the later Vedic period. In the late Vedic period, a gradual decline took place in the status of women. 2. Medieval period. Practice of parda, women remained in a state of physical and social isolation. Since Muslim personal law governed right of divorce, inheritance or maintenance, Muslim women too suffered heavily. Many Hindu women adopted parda too. Jawhar or mass sati was also widely practiced by Rajput women. 3. Modern period. Due to the effort of Indian social reformers such as Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chand Vidyasagar and Harbaldas Sarda, the British passed Widow Remarriage Act, the Sati Prohibition Act and Child Marriage Restraint Act. Women education also received great support from Indian reformers in the 19th century. After India became independent, the Constitution of India confirmed equal right on women and men with a view to abolish gender discrimination. 1. प्राचीन काल. वैदिक काल के प्रारंभिक वर्षों में स्त्रियों की उपस्थिति अपेक्षित रूप से ऊंची थी. वे शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं और अपने साथी का वर्ण कर सकती थीं. उस युग में कृतियों जैसे कि सती, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध नहीं थे. बौद्ध और जैन धर्म ने स्त्रियों को अधिक सम्मान के साथ प्रस्तुत किया है जो एक की वैदिक युग में था. उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे स्त्रियों की उपस्थिति में पतन होने लगा. 2. मध्यकाल. पर्दा प्रथा ने स्त्रियों को भौतिक और सामाजिक रूप से समाज से पृथक कर दिया. मुस्लिम पर्सनल लॉ ने तलाक, उत्तराधिकारी आदि को अपने नियंत्रण में ले लिया. इसका बहुत बड़ा प्रभाव मुस्लिम महिलाओं पर पड़ा. कई हिंदू स्त्रियों ने भी पर्दा प्रथा को अपना लिया. राजपूत स्त्रियों ने जौहर को अपनाया. 3. आधुनिक काल. भारतीय समाज सुधारकों जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और हरबिलास शारदा के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सती निषेध अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया. भारतीय समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा पर बहुत जोर दिया और यह सब 19वीं शताब्दी में हुआ. भारत सरकार के प्रभाव से स्त्रियों पर दमन करने वाले कई सामाजिक रीति रिवाजों को समाप्त किया गया. ऑप्शन 2. 25. वेयर इज़ विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड. विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता. 26. एक्सप्लेन क्लोनिंग. क्लोनिंग की व्याख्या कीजिए. क्लोनिंग डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस यूज्ड टू क्रिएट एन एग्जैक्ट जेनेटिक रिप्लिका ऑफ अनदर सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म. क्लोनिंग किसी अन्य कोशिका, ऊतक या जीव की सटीक अनुवांशिक प्रतिकृति बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करता है. डिफाइन मीडिया. संचार माध्यम की परिभाषा दीजिए. The means of communication as radio and television, newspaper, magazines and the internet that reach or influence people widely. रेडियो और टेलीविज़न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और इंटरनेट के रूप में संचार के साधन जो लोगों तक व्यापक रूप से पहुंचते हैं या प्रभावित करते हैं. 28. एक्सप्लेन फेमिनिज्म. महिलावाद की परिभाषा दीजिए. Feminism is both a concept and practice. Feminists do not just preach equality between men and women but also try to promote its achievement. Broadly defined, it is a state of awareness that women are oppressed and exploited in all social institutions. Feminism does not just stop at recognizing that there is oppression of women.
It believes in raising consciousness and initiating action for bringing about change. They raise questions and resort to protest when women's rights and self-respect are hurt. महिलावाद एक अवधारणा और व्यवहार है। महिलावादी केवल पुरुष और स्त्री के बीच में बराबरी की बात नहीं करते, लेकिन वे महिलावाद की उपलब्धियों पर भी जोर देते हैं। मोटे रूप में परिभाषित करें तो यह एक तरह की चेतना है जो बताती है कि स्त्रियां दबाई जाती हैं और सभी संस्थाओं में उनका शोषण होता है। महिलावाद केवल यही नहीं मानकर चलता कि स्त्रियों का दमन होता है, वह इसमें भी विश्वास करता है कि इस दमन के बारे में चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए और परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय रूप से कुछ किया जाना चाहिए। जब स्त्रियों के अधिकारों और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है तो महिलावादी प्रश्न खड़े करते हैं और विरोध करते हैं। 29. एलोबरेट द इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ कम्युनिकेशन। संचार साधनों की महत्वपूर्ण एजेंसियों को विस्तार सहित लिखिए। 1. The press associations collect and distribute news to the newspapers, television channels, radio stations, and news magazines. 2. The syndicates offer background news and pictures, commentary and entertainment features to newspapers, television, and radio and magazines. 3. The advertising agencies serve their businesses, clients on the one hand and the mass media on the other. 4. The advertising departments of companies and institutions play merchandising roles and the public relations departments serve in disseminating image building information. 5. The public relations counseling firm and publicity organization offer information on behalf of their clients. And 6. Research individuals and groups help gauge the impact of the message and guide mass media for more effective paths. 1. प्रेस संगठन समाचार एकत्रित करते हैं और समाचार पत्रों, दूरदर्शन चैनलों, रेडियो स्टेशनों तथा समाचार पत्रिकाओं को बांटते हैं। 2. व्यावसायिक संगठन समाचारों की पृष्ठभूमि और तस्वीरें, टिप्पणियां तथा मनोरंजक सामग्री समाचार पत्रों, दूरदर्शन, रेडियो और पत्रिकाओं को प्रदान करते हैं। 3. विज्ञापन एजेंसियां एक और अपने व्यावसायिक ग्राहकों के विज्ञापन लेकर उनकी सेवा करते हैं तथा दूसरी ओर जनसंचार माध्यमों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। 4. कंपनियों और संस्थाओं के विज्ञापन विभाग एक व्यापारी की भूमिका अदा करते हैं जो जनसंपर्क विभाग छवि निर्माण हेतु सूचनाओं के प्रसार या फैलाने का कार्य करते हैं। 5. जनसंपर्क संदर्शन फर्में और जन प्रचार संगठन अपने ग्राहकों की तरफ से सूचनाएं प्रदान करते हैं। 6. शोधकर्ता समूह संदेश के प्रभाव को संतुलित एवं उपयुक्त बनाने में सहयोग देते हैं और जनसंचार माध्यमों को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने हेतु अपने सुझाव देते हैं। See link at description for February 2021 solved question paper of 331 Sociology.